Fine, sir. बढ़िया। All good. Yes. Let's see. So just give me 1 minute. दिखाई दे रहा है सबको ठीक से? हाँ सर। जी। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहली क्लास है, ठीक है। और जो भी आप लोगों के सवाल हों उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। नॉर्मल है। पहली बात तो ये कि कनाडा का स्टूडेंट एंड विजिटर वीजा कोर्स, ठीक है। दिस इज फॉर स्टूडेंट वीजा ऑल्सो एंड विजिटर वीजा ऑल्सो, दोनों के लिए, है ना। क्योंकि दोनों के लिए है तो हमें इतनी सी बात समझनी है कि जब तक आपके सवाल नहीं होंगे तब तक इसको आगे चलाने का फायदा नहीं, ठीक है। तो पहली क्लास के अंदर सबसे पहले आपको यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें आपको आ जाए तो आप कनाडा का स्टूडेंट वीजा और विजिटर वीजा आराम से लगा पाएंगे। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको सीखने को अगर मिल जाती हैं, जिनके आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आप कनाडा का इवनिंग सर। वीजा और विजिटर वीजा दोनों के दोनों लगा पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, जिसके जो भी आपको लगता है कि आपको आना चाहिए है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अ, सर, पहली चीज की सर क्लाइंट की प्रोफाइलिंग और प्लस कोड इसके साथ टाइप्स, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगते हैं फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आपने क्लाइंट को प्रोफाइल कैसे करना है, तो आप ये काम कर लोगे। ये मतलब है ना आपका कहने का, है ना। यही मतलब है कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात ये कि आप ये चाहते हो कि आपका कॉलेज के साथ टाई अप हो जाए, ठीक है। ये भी आपको आ जाएगा अच्छी तरह से कि कॉलेज के साथ टाई अप कैसे करते हैं और क्लाइंट को प्रोफाइल कैसे करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। आज आप जो जो पॉइंट बता दोगे वो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। आपने कोर्स कंटेंट देखा है, समझा है, पढ़ा है, जैसे कि इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि आप जब तक वेबसाइट पे देखते नहीं हो, उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो करते रहिए, ठीक है। तो चाहे उसके अंदर जो भी लिखा हुआ, ठीक है, उसके अलावा भी आप जो भी बोलना चाहते हैं, आज पहली क्लास है, आपको लगता है कि हाँ स्टूडेंट वीजा और वीजा के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ अगर आ जाता है मेरे को तो मैं काम कर पाऊंगा। तो ये दो पॉइंट तो ऋतिक ने आपको बता दिए कि एक तो हमारे को स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग करनी आ जाए और दूसरा हमारे को ये आ जाए कि कॉलेज के साथ टाई अप हो जाए हमारा, ठीक है। तो कॉलेज के साथ आपका टाई अप हो जाएगा, जैसे कि हमने एक शैनिगन की क्लास के अंदर हम कॉलेज को क्लास के अंदर लेकर आए थे, ठीक है। तो उसी ढंग से या तो कॉलेज आपके पास आ जाएगा, नहीं तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा कॉलेज के साथ। उसके बाद टाई अप करना थोड़ा सा आपके हाथ में भी होगा, बट बड़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू ऐड? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड। मुझे ये जानना था, कई बार ना अभी नहीं, जब क्लास ज्वाइन करी थी उससे पहले भी अ, जैसे रिफ्यूजल आती थी तो उसमें पर्पस वो बोलते थे कि हमें पर्पस नहीं समझ आया आपके घूमने का। जबकि जब से मैंने आपसे क्लासेस लगाना स्टार्ट किया है, तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास। पर फिर भी वो पर्पस ना उसमें ऐसा आ जाता है कि सेम फाइल करती हूँ मैं, मतलब कवरिंग भी सिमिलर होती है, सब कुछ सिमिलर होती है। तो दो लोगों का वीजा आ गया, तीन का आ गया, तो एक का हो गया रिफ्यूज। वो मैं कहाँ कमी छोड़ती हूँ कि वो सब कुछ सिमिलर करने के बावजूद भी वो आ जाती है रिफ्यूज। सबसे पहली बात तो यह है कि हर एक किसी का 100% सिमिलर तो आपको करना ही नहीं चाहिए। नहीं, उस तरीके से सिमिलर नहीं कह रही, जैसे माइंड में मैं ये चीज रखती हूँ कि जो भी उसका है, जैसी उसकी प्रोफाइल है तो इस हिसाब से इसके फंड्स दिखाने चाहिए। जो पर्पस उसका घूमने का है तो वो ये होना चाहिए कि वो पहले ही एज अ ट्रैवलर है वो,
ठीक है, और वो मेरा घूमता सवाल रहता इतना है। है, आप ये कहना चाहते हो कि जी जी। ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि किसी का रिफ्यूजल ना आए, है ना? और अगर रिफ्यूजल आए तो उसके अंदर ये बात ना लिखी हुई आए कि आपके ट्रैवल करने का पर्पस ही क्लियर नहीं जी 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 है ना? यही कहना चाहते हो ना जी। आप? और अगर किसी की रिफ्यूजल आ भी जाती है, तो क्या हमें साथ के साथ उसमें दोबारा अप्लाई कर दें, और उसमें क्या चेंजेस करें हम? देखो, जितना जल्दी अप्लाई करते हो उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं वीजा मिलने के। ठीक है? जहां आप डिले करते जाओगे वहां आपके चेंजेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो ऑब्वियसली आपने दो पॉइंट जो बोले कि एक तो ये कि हम ऐसा क्या कारण दें अपनी फाइल के अंदर, अपने कवरिंग लेटर के अंदर, कि जब हमारे पास वीजा की डिटेल आए तो वो ये ना लिखा हुआ है कि आपका पर्पस ही क्लियर नहीं है या आपका कैसा पर्पस ही नहीं है। ठीक है, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। दूसरा आपने ये बोला कि अ, दूसरा क्या पॉइंट था आपका? दूसरा पॉइंट ये था कि अगर हम, अगर रिफ्यूजल हो जाता है तो फिर दोबारा अप्लाई कितनी देर में करना है और कैसे करना है? और चेंजेस क्या हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि हम वैसी को ये भी ना लगे कि 2 दिन में ही इतना चेंज हो गया प्रोफाइल में। देखो, जब आप इंस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपके पास ये एडवांटेज होती है कि आपने जो जो गलतियां की हैं वो आपको नजर आ जाती है, समझ में आ जाती हैं। कोई अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है तो बात अलग है। अदरवाइज यूजली हमारे को हमारी गलतियां नजर आ जाती है। ठीक है? तो उन्हीं गलतियों को ही ठीक करना होता है, सबसे पहली बात। ठीक है? दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि रिफ्यूजल के अंदर कारण आते हैं, तो मैं इस बैच के अंदर एक पूरी क्लास रिफ्यूजल लेटर के ऊपर डेडिकेट करूंगा जिसमें हम मल्टीपल रिफ्यूजल लेटर ले सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके पास अगर कोई ऐसा रिफ्यूजल लेटर है जो आप चाहते हो कि इसे डिस्कस किया जाए, तो उसको डिस्कस करके पूरा बता देंगे कि क्या क्या गलती है। रिफ्यूजल लेटर को तब हम डिस्कस कर सकते हैं जब उस रिफ्यूजल एप्लीकेंट का आपके पास कवरिंग लेटर भी है। अगर हमारे पास उसका कवरिंग लेटर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है? सर सब कुछ ही है मेरे पास, एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर, रिफ्यूजल लेटर, सब कुछ मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मंजू, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। और सबको ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी जी। जब आप किसी का भी वीजा अप्लाई कर रहे हो, एक सिनॉप्सिस तो हम अपने कवरिंग लेटर में डाल ही देते हैं, जिससे हमारे को पता लग जाता है कि क्या क्या उसके अंदर हो रहा है। ठीक है? और दूसरा, हमारे पास जो रिफ्यूजल लेटर है वो। और तीसरा, आपका वीजा फॉर्म। बहुत सारे लोग हैं जो वीजा फॉर्म को सोचते हैं कि सिर्फ ये तो खाना पूर्ति करनी है हमारे को, जो वो पूछ रहे हैं वो हम भरते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमने ये कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद वीजा फॉर्म के अंदर कुछ गलत नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप पहले वीजा फॉर्म भरोगे कि पहले कवरिंग लेटर लिखोगे? सर वैसे हम पहले वीजा फॉर्म भरते थे, लेकिन आपने जो सिखाया था कि पहले कवरिंग होना चाहिए, तो अब हम उस पे फोकस करने हैं कि पहले उसका सारा सिनेरियो देखें, उसका कवरिंग करने के बाद उसका वीजा फॉर्म फिल करें हम। तो कोई भी सिर्फ कवरिंग लेटर जो सिर्फ पहले फॉर्म भर रहा है और बाद में कवरिंग लेटर लिख रहा है, ठीक है, उसके पास गलतियां करने के बहुत ज्यादा चांसेस। तो सबसे पहले आपको कवरिंग लेटर ही लिखना होता है। ठीक है? जब आपने कवरिंग लेटर लिख दिया और उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो मैं मेंशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपने कवरिंग लेटर के अंदर, उन्हों को बनाने में या उनको ठीक करने में टाइम लगेगा, तो फिर हमारे को वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है? और उसके बाद फिर हम वीजा फॉर्म भरते हैं। जब तक आपकी पूरी की पूरी फाइल ही रेडी नहीं है तब तक हम वीजा फॉर्म भरना नहीं शुरू करते हैं। तो ठीक है, आपके मैंने ये सारे पॉइंट ले लिए। ठीक है? इन्हों को हम ऑब्वियसली कवर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। राइट? और कोई कुछ बोलना चाहता हूँ? सर ऐसे क्या अलग से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब थोड़ा सा गारंटी कर दे कि भाई ये वीजा, स्टूडेंट वीजा हो या बहुत विजिटर सारे वीजा हैं, हो, तो भाई ऐसे वो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है निखिल, जो कि हम आगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के अंदर देखेंगे। सर जो लेस नोन हो, मतलब कि भाई यहाँ पे किसी को ना, मतलब इस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जो बहुत कम लोगों को पता हो। देखो भाई, लेस नोन जो होंगे वो आपकी क्लास में तो सबको पता लग ही जाएंगे। ठीक है? फिर वो आपकी हर क्लास के अंदर जितने भी एजेंट है वो आगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो आप, फिर उनको पता लग जाएंगे। तो कुछ भी जो कुछ भी है
वो थोड़े दिन तक ही आप तक रहता है। और हर एक ब्रांड का, हर एक बिजनेस का यही है कि जब तक आप उसके अंदर यूनिक हो, जब तक आप कुछ नया नया करते रहोगे, तब तक तो आप आगे रहोगे। अगर आपने नया करना बंद कर दिया तो फिर आप पीछे होने शुरू हो जाओ। ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें नई की जा सकती हैं और नई चीजें आपने कैसे कैसे ऐड करनी है, ये मैं आपको कोर्स के अंदर सिखा दूँ। ठीक है। और कोई बात, और कोई सवाल कोई पूछना चाहता हूँ? सर मेरे स्टडी वीजा को लेके डाउट्स हैं सर, कि कैसे एडमिशन्स करवानी है और कमीशन कैसे ले सकते हैं हम कॉलेजेस से सर, और बिल्कुल, जीआईसी ये अकाउंट ओपन यही करना। टॉपिक अभी ऋतिक ने भी बोला है। ठीक है। जी सर। जैसे कि आज पहली क्लास है, आप उसको रिपीट कर रहे हो, आप पहले एक बार पूरा बैच ले चुके हो। ठीक है। क्योंकि आप पूरा एक बार ले चुके हो तो आपके पास कुछ डाउट जरूर होंगे। ठीक है। आप काम भी कर रहे हो, आपकी पूरी फाइल हमने एक बार की भी थी व्हाट्सएप पे जब चलता रहा। ठीक है। क्लाइंट आपके पास आया वगैरह जो कुछ भी हुआ। ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे तब उसको करते जाएंगे। सीधा मैं आपके सवालों पे नहीं आऊंगा। सीधा मैं आपके सवालों पे इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि अगर मैं सीधा आपके सवालों पे आ जाऊंगा तो जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली कि स्टूडेंट वीजा को लेके कैसे आपने फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे कमीशन आएंगी, ये सब आपके कोर्स का पार्ट है, ये हम आगे करेंगे। ठीक है। और क्या आप पॉइंट ऐड करना चाहते हो अपने कोर्स के अंदर, वो आप बता सकते हो। बस सर मुझे स्टडी वीजा का ही है। ठीक है। और बताइए काशिफ, आप बताइए क्या सवाल। सर आजकल सर मैं देख रहा हूँ कि माइनर्स का भी स्टूडेंट वीजा लोग अप्लाई करके एडमिशन करा रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में भी सर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो। ये हमने जब आप लोगों का कनाडा का खत्म हुआ था, मतलब जब इन्होंने प्रोविंशियल अटेस्टेशन को इन्होंने क्या कहते हैं मैंडेटरी किया था, तो जी जी। एक तरह से स्लम्प आया था। ठीक है। बहुत सारे एजेंट जो सिर्फ कनाडा के ऊपर रिलाय कर रहे थे, उनका बड़ा नुकसान भी हुआ, मतलब उनका बिजनेस एक तरह से कम हो गया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी भी यही लगता है कि हाँ जी, ये वाला काम जो है, जो कनाडा वीजा का जो स्टूडेंट वाला काम है, वो कम हो गया है या वो हो नहीं रहा है। ठीक है। तो हमने तब फरवरी में स्पेशल क्लास दी थी इसकी। तो उसके अंदर भी यही बताया था कि आप जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10th के बाद, उन्हों के एडमिशन्स करवाते हैं, तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपके कोर्स का पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। जब हम क्या कहते हैं नया बैच स्टार्ट करते हैं तो हम पहले विजिटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। तो जब हम विजिटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो विजिटर के अंदर आप पूरा प्रैक्टिकली पहले देखोगे, फॉर्म भरोगे, कवरिंग लेटर करोगे, सारा कुछ करोगे। फिर उसके बाद फिर हम आगे वाले पार्ट में आते हैं। ठीक है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये आपके कोर्स का पार्ट है, आगे करेंगे। और बताइए और क्या सवाल, और कोई कुछ ऐड करवाना चाहता हो इस कोर्स के अंदर? सर जैसे यहाँ पे इंडिया की कॉलेज और कनाडा की कॉलेज का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से बोलना सर एक बार। सर जैसे इंडिया की कॉलेज और कनाडा की कॉलेज हाँ हाँ दोनों को टाई अप करके स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो चलाते हैं, वो यहाँ से पॉसिबल है अपने यहाँ से? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सर उसका प्रोसीजर थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। अगर अगर एक्चुअली आप अगर स्टूडेंट वीजा के अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप यही प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो जो एक वीजा एजेंट महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है नॉर्मली, तो आप 10 करोड़ रुपए कमाओगे। ठीक है। और यही प्रोसेस में हर क्लास के अंदर हर स्टूडेंट के ऊपर जब हम आते हैं तो हम यही बात बोलते हैं कि रियलिटी में अगर आप ये वाला प्रोसेस करते हो कि जिसके अंदर दो इंस्टीट्यूट इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए चीज़ें कहीं ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और ये भी आप लोग समझिए कि आप इंडिया में बैठ के बिजनेस कर रहे हो या फिर आप पाकिस्तान से कर रहे हो या बांग्लादेश से या दुबई से या साउथ अफ्रीका से, जहां से भी आपकी जो भी लोकेशन है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मैं इंडिया में बैठा हूं और मेरे पास कोई मलेशिया का स्टूडेंट आता है या मलेशिया का क्लाइंट आता है, तो उसका वीजा भी मैं एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई कर सकता हूं कनाडा का, जैसे मैं किसी इंडियन का करूं। ठीक है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास कोई बांग्लादेश का क्लाइंट आता है तो मैं बांग्लादेश का भी कर सकता हूँ। अगर कोई मेरे पास मान लीजिए
मॉरिशस का क्लाइंट आता है तो मैं उसका भी कर सकता हूँ। तो ये सब आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जब हम स्टूडेंट का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टूडेंट का प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद फिर टाई अप का पार्ट आए जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो टाई अप करने के लिए आप इस बात को समझो कि जो कॉलेज ठीक से चल रहा है, ठीक है, जिसने अपना सिस्टमाइज कर लिया है, कोई भी बिजनेस हो, कॉलेज को भी छोड़ो आप, कोई भी बिजनेस जो सिस्टमाइज हो चुका है, अब उसके पास एक प्रैक्टिकल पैटर्न होता है कि हमारे को ये काम करना है। उसके अंदर अगर नंबर्स इंक्रीज होते रहेंगे तो उनका बेनिफिट ही होता है। तो एक्चुअली कॉलेजेस टाई अप करने के लिए उल्टा पैसे खर्च कर रहे हैं, उल्टा वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ टाई अप करे, और यहां पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई टाई अप करे, ठीक है। तो वो टाई अप कर पाओगे आप, ठीक है। उसके लिए कुछ तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी जो हम आगे समझेंगे और आप उसको करोगे, ठीक है। और क्या चीज आप बोलना चाहते हैं, और कोई कुछ बोलना चाहता हो कि इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाए, इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाए? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, वैसे रैंडम सर, जो इंडिया में बाहर के कॉलेजेस आते हैं वर्कशॉप करते हैं हॉस्टल्स के अंदर, तो सर एज एन एजेंट हमें उनसे मिलना ठीक रहेगा हमारे लिए, या फिर वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए पता होता है? नहीं, आपका सवाल फिर से बोलिएगा। तो बाहर से जब कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो यूके का कॉलेज है, कनाडा कॉलेज है, इंडिया के अंदर वो वर्कशॉप करते हैं किसी कंपनी के साथ मिलकर, तो सर एज एन एजेंट हमारा वहां जाना फायदेमंद है हमारे लिए, या फिर स्टूडेंट के लिए होता है? नहीं नहीं, देखो, दोनों दोनों तरह के शोज होते हैं, ठीक है। तो इनको रोड शो कहा जाता है, ठीक है, इनको आप सेमिनार्स भी कहते हो। तो ये दोनों तरह के होते हैं, हर इंडस्ट्री करती है, ठीक है। तो B2C भी होता है, B2B भी होता है, ठीक है, दोनों ही होते हैं, राइट। जहां पर वो सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं वहां पर आप एज ए एजेंट जाओगे तो फायदा नहीं होगा, पर ऐसे भी कई सेमिनार्स एंड रोड शोज हैं जहां पर वो एजेंट्स को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर आप जरूर जाओ, आपको थोड़ा फायदा जरूर होगा। पर आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप रोड शो पे जाके उनके साथ टाई अप करो या उनके साथ कम्युनिकेट करो, या फिर आप उनसे ईमेल के थ्रू कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अगर आप रोड शो में जाकर मिलोगे भी सही, आप उनके साथ विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज भी कर लोगे, उसके बावजूद भी इवेंचुअली आपको ईमेल ही करनी है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि किसी रोड शो पर जाकर आप क्योंकि उनसे पर्सनली मिल लिए हो तो वो आपको कोई ज्यादा वेटेज देने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो एक्चुअली एजेंट थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है, जिसको पता होता है, वो कभी नहीं जाता, वो इस तरह के रोड शोज पे बिल्कुल भी नहीं जाता, ठीक है। तो आप जाना चाहो या ना जाना चाहो ये आपका डिसीजन होगा। और अगर किसी कॉलेज के साथ आप 2 एडमिशन्स करवा देते हो, किसी भी कॉलेज के साथ अगर आपने 2 एडमिशन्स करवा दिए हैं और वो कॉलेज इंडिया में आ रहा है रोड शो करने के लिए, ठीक है, तो वो रोड शो में वो सारे लोगों को इनवाइट करेगा, ठीक है, पर आपके ऑफिस में वो खुद आना पसंद करेगा। आप इस बात को समझो, आप जोन सा भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, अगर कोई आपको क्लाइंट ऐसा लगता है कि जो पोटेंशियल है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आप टी शर्ट सेल करते हैं, राइट। अभी आप सिर्फ जिस सिटी में रह रहे हो वहां पे सेल करते हो, ठीक है, और कोई आपकी वो 100 टी शर्ट्स खरीद लेता है किसी दूसरी सिटी से, और फिर अगले महीने दोबारा खरीद लेता है, जबकि आप खुद एक महीने में सिर्फ 50 टी शर्ट्स बेच पा रहे हो। जब 2 बार ऐसा हो जाएगा तो आप कहोगे ना, ऐसा क्या कर रहा है ये कि जो मुझसे भी ज्यादा ये टी शर्ट्स बेच पा रहा है, इससे मिलना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इससे टाई अप करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई भी 2 एडमिशन्स भी अगर आप करते हो तो उल्टा कॉलेज आपके पास आने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला, और कई इस क्लास के अंदर भी हैं जो उस क्लास में भी थे जिसके अंदर हमने शैनेगन के कॉलेज को बुलाया, ठीक है, और उन्होंने पूरी डिटेल दी और टाई अप के लिए भी बोला, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो इस बात को समझो कि आपके काम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, पर कई लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ, ठीक है। तो जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं कि हाँ मेरा तो अपना खुद का मेरा बच्चा है उसका एक का एडमिशन हो जाए या मेरा खुद का वीजा लग जाए, तो वो भी कर पाएंगे, ठीक है, वो भी आप कर पाओगे, कम पैसों में कर पाओगे। वो मैं इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। सर बोलिए बोलिए काशिफ, बोलिए।
सर जैसे कॉलेजेस के साथ टाई अप तो सर ठीक है सर यूनिवर्सिटी के साथ भी टाई अप होना आसान है या फिर यूनिवर्सिटीज का देखो, किसी क्राइटेरिया भी कुछ? यूनिवर्सिटी को अगर आप कहोगे कि आप मेरे साथ टाई अप करो, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप टाई अप के लिए कह रहे हो, तो जी यूनिवर्सिटी क्या कहेगी कि आप ये तो बताओ कि कौन सा कोर्स। आप कोई कोर्स पिक करोगे, ठीक है, फिर जब आप कोर्स पिक करोगे तो वो कहेंगे कोई लोकेशन पिक करो। लोकेशन पिक करने का मतलब है कॉलेज पिक करना, ठीक है। अब अगर आपको दिल्ली में, आप कहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके साथ टाई अप कर ले, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी टाई अप नहीं करेगी। अगर आप कहते हो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज आपके साथ टाई अप कर ले, करता है। पीजीडीएवी कॉलेज कर ले, अगर आपका पीजीडीएवी कॉलेज के साथ टाई अप हो गया तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज के साथ तो टाई अप हुआ है। आपका जो एमओयू है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ही है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है। तो जहां पर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होगी वहां पर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ओके। सारे लोग इसी अंधेरे में तीर मार रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि हमारे को तो यूनिवर्सिटी, क्योंकि जब आप लोग गूगल करते हो कि हाँ, चलो हम कॉलेज ढूंढते हैं कि सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, सबसे सस्ता कॉलेज कौन सा है, तो जो डिटेल आती है, चाहे आप एआई यूज कर रहे हो चाहे आप गूगल यूज कर रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटीज की डिटेल आती है। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आप ईमेल देखते हो, उसको आप करते हो कि हाँ चलो टाई अप कर लो, कोई रिजल्ट ही नहीं आता, कोई रिप्लाई ही नहीं आता, ठीक है। तो ऑब्वियसली ठीक प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो सारा कुछ होगा, यूनिवर्सिटी से भी होगा, ठीक है। ऐसा ओके। नहीं है कि नहीं होगा, पर सीधा आप यूनिवर्सिटी से किस स्कोप पर कह सकते हो, इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली। ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है कि जैसे आप लोगों ने कहा और आप लोगों को मालूम है, एक बार फिर से भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके कोर्स के अंदर हम विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा की क्या डेफिनेशन है? विजिटर वीजा की सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं और उसकी ड्यूरेशन 6 महीने से ज्यादा नहीं है। इन केस ऑफ कनाडा, अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कनाडा ये 6 महीने से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये जो घूमने के लिए जा रहे हैं इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसका कारण हो सकता है टूरिज्म, कि हम साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, लेजर कहा जाता है टूरिज्म को, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, हनीमून के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये विजिटर का पार्ट है, तो ये विजिटर से अलग नहीं है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जा रहा है तो वो भी टूरिस्ट, विजिटर का पार्ट है, सॉरी। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो वो भी आपका विजिटर का ही पार्ट है। इसी ढंग से अगर कोई पिलग्रिमेज के लिए जा रहा है, अगर कोई कहता है कि हाँ जी आई हैव अ रीजंस रिलेटेड टू माय रिलीजन, वो भी विजिटर का ही पार्ट है। अगर कोई अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा है, अपनी फैमिली में किसी से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो भी विजिटर वीजा का ही पार्ट है। और इसको VFR कहा जाता है, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी वीजा, इमरजेंसी वीजा आपका वर्क की वजह से भी हो सकता है, स्टूडेंट की वजह से भी हो सकता है, और विजिट के जो हमने रीजंस बताए उनकी वजह से भी हो सकता है। इन सब कारणों से आपका इमरजेंसी वीजा हो सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी वीजा का भी प्रोसेस आप इसके अंदर समझ पाओगे। तो ये सारे के सारे वीजाज हम इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। ज्यादातर जितने भी आप करोगे इनों का फॉर्म 80% सेम होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप रियलिटी में किसी क्लाइंट का वीजा लगाओगे तो सबसे पहले आप उसका एक रफ कवरिंग लेटर लिखोगे। जब आप उसका रफ कवरिंग लेटर लिखोगे तो फिर आप उसके सिनॉप्सिस क्रिएट कर लोगे। जब आप उसके सिनॉप्सिस क्रिएट कर लोगे तो फिर उस सिनॉप्सिस के अंदर जो डिफिकल्ट पार्ट्स हैं फिर आप उन्हों को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। जब वो प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद हम वीजा फॉर्म भरेंगे। वीजा फॉर्म भरने के बाद आप उसको 2 दिन रेस्ट करने दोगे। 60 डेज का टाइम देता है पोर्टल आपको, ठीक है। 60 दिन का टाइम देता है आपको कि आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, और आपने उसको सेव करके रोक दिया। जब आपने सेव करके उसे रोक दिया, अब आप उसको सबमिट कभी भी कर सकते हो।
60 दिन का आपके पास टाइम है, उसके बीच में आप कभी भी सबमिट कर सकते हो। तो ये 2 दिन का हमें रेस्ट क्यों देना होता है? ये 2 दिन का हमारे को रेस्ट इसलिए देना होता है क्योंकि आप में से कई लोग जो पहले से वीजा का काम कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि सबमिट करने के बाद अगले दिन या दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो लगता है वो ये क्या कर दिया, गलती हो गई। तो ये जो 2 दिन का रेस्ट है, ये 2 दिन आपने उसको फॉर्म को छेड़ना नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट को देखना ही नहीं है, 2 दिन के बाद दोबारा देखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि 11th आवर में काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैं तो 11th आवर में ही सीधा अप्लाई करूंगा, ठीक है, मतलब कि आखिरी मौके पे, इतना बिजी है, क्लाइंट ने पैसे दिए, जब उसने जोर डाला तभी करूंगा, तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो उसके गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही करना है। ठीक है, और ये जो 2 दिन का रेस्ट है, इस 2 दिन के रेस्ट में आपने इन चीजों को देखना नहीं है, किसी दूसरी फाइल के ऊपर आप काम कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर आप काम नहीं करते हो। जब आप 2 दिन के बाद इसको दोबारा देखते हो तो आपको अपनी गलतियां नजर आ जाती हैं, और अगर फॉर्म के अंदर ड्रास्टिक मिस्टेक्स हैं तो आप उसको एडिट ना करके दोबारा से नया स्टार्ट करोगे। अभी तक सबमिट ही नहीं हुआ, कोई नुकसान ही नहीं हुआ। नहीं तो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो एडिट करने का प्रोसेस नहीं है। जब तक सबमिट नहीं किया तब तक एडिट करने का प्रोसेस है। ठीक है, अगर कोई सबमिट कर देता है, फीस भी पे कर देता है, अब वो कहता है कि मैं इसके बेसिस पे नहीं करना चाहता, तो उसको पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा वो फीस भी पे कर रहा हो, तो नुकसान ही करने वाली बात। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्लाइंट प्रोफाइलिंग पर ही आ जाते हैं। सर एक पूछना था मुझे। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने बोला कि अगर हम गलती कर देते हैं कोई, हमें बाद में ये चीज रियलाइज होती है और हम सबमिट भी कर देते हैं, हम फीस भी पे कर देते हैं, हाँ उसके बाद हम दोबारा से उसका सारा करेंगे, फीस भी पे करेंगे, तो हाँ जी। वो जो पीछे वाला फॉर्म होता है या जो भी होता है उसका किस तरीके से रिजल्ट आता है? फिर वो रिफ्यूजल में काउंट हो जाएगा? देखो, आपने फीस पे कर दी, ठीक जी है, अब आपके पास बायोमेट्रिक तो आना ही आना है। जी जी। ठीक है, अगर वो बायोमेट्रिक के लिए जाएगा ही नहीं, ओके। आप उसके बेसिस पे तो जा ही नहीं रहे हो, तो जी, पेंडिंग में चला जाता वो पेंडिंग में जाएगा फिर? है। हाँ जी, ठीक है, और कनाडा भी उसके ऊपर कोई बहुत ध्यान नहीं देने वाला। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना, गॉड फॉरबिड, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने अपना फॉर्म भरा, सब कुछ किया, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, ही किक्स द बकेट, तो क्या वो आगे प्रोसेस करेगा? आगे प्रोसेस करने कर ही करेगा। नहीं सकता, वो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। ठीक है, तो एम्बेसी इस तरह के उनको ध्यान नहीं देती। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो वो हम्म। वहीं का वहीं रुक जाएगा। मान लेते हैं कि कोई सोच रहा था कि पता नहीं मेरा इंडिया में क्या होगा, मैंने यूपीएससी के इतने एग्जाम दे दिए, इंटरव्यू भी दे दिए, सब आईएएस बन गए, मैं नहीं बना, पर उसके बाद कॉल आ जाती है कि भाई आपकी तो ज्वाइनिंग है 4 दिन के बाद। ठीक है, या ट्रेनिंग पे जाना है आपने, तो कुछ हम्म। अच्छा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बुरा हो, राइट? तो वो ठीक है। एप्लीकेशन वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, ठीक है, कनाडा की तरफ से नहीं रोकी, आपने खुद ही रोक दी। फिर जब हम दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे तो वो हम एक तरीके से जो नया है उसमें कुछ पुराना वगैरह कुछ भी नहीं शो करेंगे? आप करो या ना करो, ठीक है, पर जब आप पासपोर्ट नंबर सेम डालोगे तो वो कहीं ना कहीं मैच तो जरूर होगा। ठीक है, पर अगर आपने इसके अंदर 3 महीने का गैप दे दिया तो हम्म। उसको वो कंसीडर नहीं करते हैं, ओके। फिर वो कहीं पर भी कंसीडर नहीं होता। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। एक चीज और थी। कोविड में कई लोगों ने अप्लाई किया था, उनका कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स पता लगा, ना उनका कोई रिजल्ट आया, कोई रिफ्यूजल अप्रूवल कुछ भी नहीं पता चला उनका, तो ऐसा उन नहीं है, केसेस को। हाँ जी। ऐसा नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने अप्लाई किया था उसके बाद कोई रिजल्ट ही नहीं आया, एक्चुअली उन्होंने ठीक से फॉलो अप ही नहीं किया। ओके। ठीक है, 2022 में कनाडा के पास इतनी सारी एप्लीकेशन पेंडिंग थी कोविड की वजह से, क्योंकि इनके खुद के लोग काम नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने 99% एप्लीकेशंस को रिफ्यूज कर दिया। जी जी जी। सबको रिफ्यूज, तो रिफ्यूजल आया था। जी। ठीक है, और जो लोगों ने उसको फॉलो अप नहीं किया उनको ये बात पता नहीं चली है।
बहुत लेट आया था आई थिंक रिफ्यूजल पर ना आया तो बिल्कुल। था, हाँ। है ना। और उन्होंने इसीलिए किया था कि भाई हम सबको रिफ्यूज कर रहे हैं, और ये रिफ्यूजल आपके उसको क्या कहते हैं, आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आप दोबारा से अप्लाई करें। ठीक है, तो इसीलिए उसे खत्म करने के लिए, ताकि लोग वेट बंद करें, जवाब ये दे नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने इसलिए किया था। और फिर लोगों ने अप्लाई भी किया और वीजास भी आए, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ भी गया था। ठीक है, जी। जो कि अभी भी बढ़िया ही चल रहा है। सिर्फ स्टूडेंट को लेके लोग थोड़ा सा पीछे हट गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन के अंदर उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं हो पाएंगे, उन्हें ये लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री जिस ढंग से चल रही है, जहां पर ये पैसे 10-10 लाख 20-20 लाख ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो मेन मार्केट है वो क्या कर रही है, मेन मार्केट तो ये कह रही है कि आप पासपोर्ट लेकर आ जाओ, स्टूडेंट वीजा हम लगा देंगे। ठीक है, तो नकली डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इन्हों को ये लगता है कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन जब होगी तो वो इन्हों के नकली डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, बट एक्चुअली अगर आप प्रोविंशियल अटेस्टेशन के प्रोसेस को समझो तो ये हुआ क्या है, आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कनाडा ने हमेशा से एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकाली हुई है, हमेशा से, शुरू से ही है। ठीक है, कि हाँ जी ये कॉलेजेस हैं, ये इंस्टीट्यूट है, इनों के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको वीजा मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि हम यूनिवर्सिटी से टाई अप करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अटेस्टेशन मिल गई, उनको अप्रूवल मिल गया कि हाँ आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज को मिल गया। अब उसने अपने आगे नीचे और एजेंट बना दिए और अपना लाइसेंस उनको यूज करने दे रहा है। तो कनाडा के अंदर यही हो रहा था कि जिन एक्चुअली कॉलेजेस को ये परमिशन मिली थी कि हाँ जी आप ये काम कर सकते हैं, उन्होंने आगे अपने इतने सारे एजेंट्स बना दिए थे जो उसको यूज कर रहे थे, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही थी और ये उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए इस चीज को कंट्रोल किया गया है, उनको कम कर दिया गया है। ठीक है, अदरवाइज वीजा का प्रोसेस अभी भी वही का वही है। प्रोविंशियल अटेस्टेशन का सिर्फ स्टेप बढ़ गया है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट जरूर कर देंगे वो। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको पता नहीं चलने वाली। ठीक है, वो सारा कुछ आप समझ पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट वीजा के केस में वीजा नहीं आएगा, वीजा अभी भी उसी ढंग से ही आएगा। उल्टा जिन्हों को प्रोसेस मालूम है, जो समझ रहे हैं इस चीज को, उनका बेटर हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपके कंपटीटर्स कम हो गए हैं, जो थोड़े कम एजुकेटेड थे वो इसको कर नहीं पा रहे हैं, तो जो लोग इसको कर रहे हैं वो अभी तक ठीक ठाक कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम कर लेंगे। ठीक है, आपके कोर्स का पार्ट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने बड़ी सारी बातें बताई कि ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, तो इसको सम अप करता हूं मैं। सम अप करने के अंदर सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको कि आप लोगों को क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, ये कवर अप हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, कवरिंग लेटर कैसे लिखना है, एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे करना है, लेटर ऑफ इंटेंट कैसे करना है। जिसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे मैनेज करने हैं। ठीक है, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। जिनका गैप है वो कैसे आप मैनेज करोगे, एडमिशन कैसे लोगे, पहला स्टेप होगा एडमिशन कैसे लेना। स्टूडेंट वीजा के स्टेप्स को समझिएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होगा एडमिशंस लेना। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि एडमिशन कैसे लेना है, और एडमिशन लेने के लिए क्लाइंट को भी हमें समझना पड़ेगा, प्रोफाइलिंग करनी होगी, और फिर हमारे को कॉलेज को भी समझना होगा। तो इन दोनों को कैसे आप समझोगे, कैसे इन्हें कनेक्ट करोगे। ठीक है, पहले इस बात को समझोगे, फिर एडमिशन लेने के प्रोसेस को आप समझोगे। जब आप एडमिशन लेने के प्रोसेस को समझ जाओगे, उसके बाद फिर कमीशन लेने की बात आएगी। फिर हम कमीशन लेने वाले प्रोसेस को समझेंगे। जब हम कमीशन लेने वाले प्रोसेस को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद हम टाई अप वाले प्रोसेस को समझेंगे। जब आप टाई अप वाले प्रोसेस को समझ जाओगे और आप हाँ बोल दोगे कि हाँ अब हमारे को समझ में आ गया है, जो जो आपने बोला वो हम कर सकते हैं। ठीक है, फीस कैसे ट्रांसफर करनी है, जीआईसी कैसे करना है, क्लाइंट को लोन कैसे दिलवाना है, स्कॉलरशिप कैसे दिलवानी है। ठीक है, जिसके पास कोई पैसे नहीं है और वो कोई लोन भी नहीं लेना चाहता, उसको कैसे कनाडा भेजना है। जब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाता है और आखिरी क्लास में आप बोलते हो कि हाँ जी हमारे को ये सब समझ में आ गया, उसके बाद आपका ये कोर्स खत्म होता है। पर जब ये खत्म होता है तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि आप कितने पैसे हर महीने कमा सकते हैं।
इसका भी जवाब रेडी रखिएगा, ठीक है। आपको आज इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों को ये काम समझ में आ गया है वो लोग कमीशन के बारे में नहीं सोचते। जो ये काम कर रहे हैं वो कमीशन के ऊपर रिलाय ही नहीं करते, ठीक है। क्योंकि कमीशन, अगर मान लीजिए कि कोई आपने कॉलेज ढूंढा जिसकी फीस 40,000 कैनेडियन डॉलर है, और अगर आपको कमीशन मिलती भी है तो वो 8,000 कैनेडियन डॉलर ही मिलेगी, और 8,000 कैनेडियन डॉलर को मैं ज्यादा हायर साइड पे भी कन्वर्ट करता हूं तो 10 लाख रुपए बनते हैं हायर साइड पे भी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली 20 लाख रुपए आराम से एजेंट कमा लेता है जब वो स्टूडेंट वीजा करता है, अगर वो अपने क्लाइंट को समझ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप इसी बात को समझो कि क्लाइंट को कैसे सेगमेंटाइज करना है आप, ठीक है। जो क्लाइंट आपसे ये कह रहा है कि आप मेरे को बस कनाडा भेज दीजिए, वही आपके लिए बेस्ट क्लाइंट है, ठीक है। जो क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कम हैं, वही आपके लिए ज्यादा बेटर क्लाइंट है अगर आप अपने पूरे काम को समझते हैं। जो क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि मेरा आइल्ट्स का स्कोर 7 है या 8 है और मेरे को पर्टिकुलर वैंकूवर के अंदर इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वो एक ऐसा क्लाइंट है जिसको आप कह सकते हो टाटा बाय बाय। वो क्लाइंट एक्चुअली आपके पास वीजा लगवाने के लिए नहीं आ रहा है, वो आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ चीजें वो खुद नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि अच्छा आप मुझे ये बता दो कि आप ये कैसे करोगे, अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इस तरह के क्लाइंट के ऊपर आप अपना टाइम और इमोशन तो इन्वेस्ट करोगे, पर आप थोड़ा प्रॉफिट कम मिलने के चांसेस आपके पास कम होंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा आप कि अगर आप फिर भी इस तरह के क्लाइंट के साथ जाना चाहते हो जो कह रहा है कि मेरा स्कोर 7+ है, जो ये कह रहा है कि मेरा स्कोर 8+ है, तो आपने फिर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, आपने या तो उसके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है या फिर आपने कॉलेज के साथ, जिस कॉलेज से वो पढ़ के आ रहा है, जिस स्कूल से वो पढ़ के आ रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट करना। Then you would be able to do it when these people are ready to sign up without paying any money. आप इनसे कोई पैसे नहीं चार्ज करोगे, तब आप जो इनसे साइन अप करवाओगे वो आप इस बेसिस पे करवाओगे कि आप इनों का एडमिशंस करवा रहे हो और अब आप कमीशन के ऊपर रिलाय करते हैं, ठीक है। कमीशन के ऊपर रिलाय करने का तब आपको फायदा होगा जब आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह के स्टूडेंट आपके पास कम से कम अगर 10 होंगे इकट्ठे, तब आपको ये काम करने का फायदा होगा, ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। नहीं तो अदरवाइज आपके पास जो क्लाइंट 5.5 बैंड लेकर आ रहा है या जो 6 बैंड लेकर आ रहा है, वो क्लाइंट को आप मना मत कीजिए। जो क्लाइंट आपके पास 5 से कम बैंड लेकर आ रहा है उसको आप मना कर सकते हैं, उसको मना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो क्लाइंट आपके पास 3 साल से ज्यादा का गैप लेकर आ रहा है उसको भी आप मना करोगे, ठीक है। जो क्लाइंट आपके पास रिफ्यूजल लेकर आ रहा, जो कह रहा है कि मेरे 2 रिफ्यूजल है, 3 रिफ्यूजल है, उसको आप मना कभी भी नहीं कर। रिफ्यूजल वाले को आपने मना नहीं करना है, पर अगर रिफ्यूजल वाला आपके पास क्लाइंट आ रहा है तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि उसके दोनों रिफ्यूजल लेटर और दोनों कवरिंग लेटर अगर आपके पास हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं तो हमारे को कैप्स, नोट्स, GC, MS ये सब नहीं निकालना है, ये सब निकालने का कोई फायदा नहीं है। आप टाइम भी खराब करोगे और क्या कहते हैं पैसे भी खराब करोगे, उसको निकालने का कोई फायदा ही नहीं होना।
किसी का कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, किसी भी वजह से उसका रिफ्यूजल, जब 2 रिफ्यूजल हो गए तो उसके बाद आप कैप्स नोट निकालो ना निकालो, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन इज वेरी बैड, कैंडिडेट इज वेरी बैड, एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट। अब आपने इसको बिल्कुल नया चेहरा देना है, ठीक है। वो नया चेहरा कैसे देना है ये मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले प्रोफाइलिंग की, जैसे कि आप लोगों ने बात की कि हमें प्रोफाइल करना है, ठीक है। तो प्रोफाइल करने के लिए आप इस बात को समझिए कि एक तो आपको ये इंग्लिश स्कोर हेल्प करता है। जो क्लाइंट आपके पास पहुंच रहा है कि उसके पास कोई इंग्लिश स्कोर ही नहीं है, मेरे पास कोई इंग्लिश स्कोर ही नहीं, आई डोंट हैव एनी इंग्लिश स्कोर, ठीक है। तो आपके पास उसके लिए भी सॉल्यूशन होना चाहिए। आप सब लोगों को ये बात मालूम भी होगी, हो सकता है, ठीक है। ये जितने भी आइल्ट्स के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ठीक है, ये सब स्टूडेंट देने पे कमीशन देते हैं। तो ये जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आपने उसको 10 मिनट 20 मिनट देने जरूर है, साथ में उसको आपने ये कहना है कि हाँ ठीक है, आप ये वाला आइल्ट्स का कोर्स करो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं, मैं आइल्ट्स के कोर्स में किसी और के पास नहीं भेजूंगा, ये भी आप समझिएगा, जिसके पास भी आप आइल्ट्स का कोर्स करने के लिए भेजोगे वो भी वीजा का काम कर रहा है, उसके पास भी कोई ना कोई एजेंट है, ठीक है, या वो खुद एजेंट है, ठीक है। तो आप खुद एक एजेंट हो, आप एक थोड़े से आइल्स के लालच में, लाइट्स आइल्स की फीस के लालच में उसको भेजते हो कि हाँ वहां पर से आप कोर्स कर लो। अब वो क्योंकि वहां पर रोज जाता है पढ़ने के लिए, तो अगर वहां पे टीचर थोड़ा सा भी अच्छा निकल आया तो उसका विश्वास टीचर के ऊपर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मेरी कोशिश है कि इस बैच के अंदर मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इनवाइट करूं, ठीक है। तो उसके अंदर आप साइन अप अगर करवाते हो तो आपका स्टूडेंट आपके ही वेन्यू में बैठ के वो आइल्स की ट्रेनिंग कर सकता है। आपको उसने पढ़ा, आपने उसे पढ़ाना भी नहीं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, एंड दैट पर्सन इज लर्निंग आइल्स क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड है। तो अब वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। आपको पढ़ाना नहीं आता, आप मत पढ़ो, ठीक है। और इस तरह के टाई अप के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि मैं खुद का आइल्स का इंस्टीट्यूट खोलूंगा, तो मेरे ख्याल से अब आइल्स का इंस्टीट्यूट खोलना कोई सेंस की बात नहीं है, ठीक है। जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो खुद ही सरवाइव नहीं कर पा रहे। अगर उन्हीं के प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, फीस ड्रास्टिकली कम होती चली जा रही है, जो भी उतना अच्छा नहीं कर रहे उनका उनको फीस कम करनी पड़ रही है। तो आप खुद सोचो कि आप नया कुछ स्टार्ट करोगे तो वो आपके साथ क्यों आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन होती है वो ये होती है कि प्री रिकॉर्डेड आइल्स की क्लासेस अवेलेबल है, जिसका आप पैकेज जो क्लाइंट आया है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो। आप कहते हो कि ये 3 सेट है और ये क्लासेस हैं, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, ठीक है, 1 महीना आप पढ़ाई कर लो, फिर 15,000 रुपए आपने खर्च नहीं करना है। आइल्स का जब हम एग्जाम देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए, जितने भी हैं, चाहे सेल्फ है चाहे आपका जितने भी हैं, ये इन सब की अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो 12,000 से 18,000 रुपए के बीच में है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप एक अच्छे एजेंट हो तो आपने इन्हों को वो एग्जाम देने के लिए नहीं बोलना है, पहले आपने वो एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप जब वो एग्जाम देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप वो एग्जाम उससे लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इसका कितना स्कोर आएगा, ठीक है। इस तरह के एक छोटे से एग्जाम का सैंपल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। और वो एग्जाम आप लोग भी दोगे, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जाम विच विल हेल्प यू प्रोफाइल द स्टूडेंट, प्रोफाइल द क्लाइंट। वो आपके क्लाइंट को एक सेगमेंट में डालने में आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टूडेंट के केस में तो यही होता है। फिर हम आ जाते हैं विजिटर के केस में, ठीक है। अभी और भी स्टेप्स हैं प्रोफाइल करने के, कोई यही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेसिस पे करते हैं। पर अब हम आ जाते हैं कि विजिटर वीजा मतलब टूरिस्ट वीजा के लिए आपके पास क्लाइंट आ रहा है, ये सबसे वनरेबल क्लाइंट होता है, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वो क्लाइंट है जिसके पास कुछ भी नहीं है, राइट, पैसे खर्चने के लिए तैयार है। आप इस बात को समझिए,
इस बात को आपको जरूरी समझना है। ठीक है, कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि मेरे को कनाडा भेज दो आप, पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हूं बड़ा गरीब, ठीक है, घर में बड़ी दिक्कत है, ये है वो है, ठीक है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई आप कनाडा जाओगे तो भी तो 1 लाख रुपए की टिकट तो खरीदोगे हवाई जहाज की। अगर अभी आप हमसे सजेशन लेने के लिए 5,000 रुपए भी नहीं खर्च कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप मजे ले रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है। ठीक है, तो जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो ये कह रहा है कि मेरा टूरिस्ट वीजा लगवा दो। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको कहो कि आप अपना पासपोर्ट रख जाओ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कब आना है और आपका वीजा का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इस केस में जो भी खर्चा होगा आप करोगे। इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि आप उसका पासपोर्ट लेते हो और 4 दिन के बाद उसको आप हवाई जहाज में बिठा देते हो और हवाई जहाज में बैठ जाता है। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद वो कनाडा भी पहुंच जाता है। ठीक है, ये एक अलग तरीका है, राइट। ये काम भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी एक चेन बनी हुई होती है। दूसरा तरीका आपके पास यही होता है कि आप उससे पासपोर्ट ले लेते हो, पूरी की पूरी उसकी प्रोफाइल क्रिएट करते हो। ये पूरी प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट करते हो ये आप आगे सीखोगे। ठीक है, तो आपने पासपोर्ट के बेसिस पे अपने क्लाइंट को रोका। ठीक है, जिसका पासपोर्ट रख रहे हो, अब आपको प्रोफाइलिंग करनी है ना। जब आप किसी का पासपोर्ट रख रहे हो तो आप इस बात को भी समझिएगा कि वो कितना एंग्शियस है। जब आपने उससे 5 मिनट बात की तो तब आपको ये जज करना जरूरी है कि ये कितना एंग्शियस इंसान है कि ये पासपोर्ट तो दे देगा पर अब आपको तंग कितना करेगा, आपको रोज कितने फोन करेगा या कितने व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप या फोन पे फोन पे फोन पे फोन। ठीक है, तो अगर इस तरह का होगा तो वो आपका रूटीन खराब करने वाला है। तो आपने इससे पासपोर्ट नहीं रखना, फिर आपने इससे पैसे रखने। आपको अपना एक मिनिमम अमाउंट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट आपको क्यों रखना है? वो आपको इसलिए रखना है ताकि ये और जगह शॉप अराउंड ना करे। ठीक है, और जो आपका काउंसलिंग वाला पार्ट है वो वहां पर रुक जाए। ठीक है, जब तक आप काउंसलिंग वाले पार्ट को नहीं रोकोगे तब तक काउंसलिंग 1 साल चल सकती है। ऐसे लोग हैं। ठीक है, आएंगे आपसे आधा घंटा बात करेंगे, चले जाएंगे, फिर 1 महीने के बाद आएंगे, फिर आधा घंटा बात करेंगे। तो यहां पर आप गलती क्या कर रहे हो? यहां पर आप गलती ये कर रहे हो कि आप उनको एक्शन लेने के लिए कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं कर रहे। तो आपको एक्शन लेने के लिए उन्हें प्रॉम्प्ट करना है। ये एक्शन जैसे कि आप ऑनलाइन देखते हो, बोलते हैं ना कि 10 रुपए दे दो, आप 10 रुपए तो दो आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सीरियसनेस देखने का तरीका है। ठीक है, तो जब आप ये करना शुरू करोगे तो जो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं जो कह रहे हैं हाँ जी आपको हम आपके लिए आपके साथ हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, अगर 10 लोग बोल रहे हैं तो 10 में से 5 रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है आपको कि 10 में से 5 रहेगा। ये 5 रहना बेटर है क्योंकि ये 5 क्वालिटी है। ठीक है, जो बाकी 5 जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं तो वो आपका टाइम बचता है, और ये 5 को जो आप टाइम दोगे उससे बेटर रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह के क्लाइंट को आप रहने दो। ठीक है, जो क्लाइंट आपसे ये कह रहा है कि मैं कनाडा जाऊं या ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वो आपका क्लाइंट नहीं है कनाडा का। इस बात को भी समझो। अगर वो आपसे इस चीज के लिए कह रहा है कि आप मेरे को ये बताओ कि कनाडा बेटर है या ऑस्ट्रेलिया बेटर है, ठीक है, अगर मैं एक शॉप पे, एक जनरल स्टोर की शॉप पर हूं और मुझे कोई आगे कहता है कि आप मुझे ये बताओ मैं कोका कोला पीऊं कि पेप्सी पीऊं, अगर उसको प्यास लगी होगी तो वो सीधा पानी की बोतल लेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि हाँ जी आपके यहाँ पर कौन सी कोल्ड ड्रिंक बढ़िया है। ठीक है, तो लेट दैट पर्सन टू बी रियली सीरियस अबाउट गोइंग टू कनाडा, जिसको अभी तक यही नहीं मालूम कि उसने जाना कहाँ। ठीक है, तो वो भी आपका अप्रोप्रिएट रेडी क्लाइंट नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब आपका क्लाइंट खुद ही कह रहा है कि मेरे को कनाडा जाना है, जब वो खुद ही कह रहा है कि मेरे को यूएसए जाना है, तो जरूर करोगे आप। ठीक है,
और यूएसए तो सबसे आसान है, जिसका कनाडा का नहीं लग सकता, जिसका न्यूजीलैंड का नहीं लग सकता, जिसका शेनेगन का नहीं लगता, उन्हों का यूएसए का लग जाता है। अगर हम एक एजेंट को समझें, अगर हम एजेंट के लिए समझें, तो एजेंट का सबसे कम काम होता है यूएसए के वीजा, सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है एजेंट को, ठीक है। और क्लाइंट कभी भी उसके लिए प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर पाता, ठीक है। तो ये जो भी है, अगर आप किसी का पासपोर्ट रखेंगे तो आप उससे अथॉरिटी लेटर लेंगे। ये अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, नहीं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक है। आज मैं कुछ लिख के नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं क्लास में। तो ये फॉर्मेट मैं आपके सामने लिख भी दूंगा, रेडीमेड भी है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मिल भी चुका है, ठीक है। तो अथॉरिटी लेटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अथॉरिटी लेटर का बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मैं आपका पासपोर्ट रख रहा हूं तो आप मेरे को ऑथराइज कर रहे हो पासपोर्ट रखने के लिए, ठीक है। एम्बेसीज ने पासपोर्ट रखना बंद कर दिया। शेनेगन लेता है, रखता है अपने पास, यूएसए तो नहीं रखता, ठीक है। तभी तो रखता है ना, जब वीजा देना है तो लेता है, अदरवाइज नहीं लेता, ठीक है। कनाडा भी यही कर रहा है, आपकी पूरी की पूरी फाइल सबमिट कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, बायोमेट्रिक भी ले लेता है, उसके बाद जब सच में वीजा देना होता है तब आपका पासपोर्ट मांगता है, अदरवाइज आपका पासपोर्ट मांगता ही नहीं है, ठीक है। तो अपने ऊपर आपके पासपोर्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि अगर आपने मेरा पासपोर्ट रख लिया, ठीक है, खुश हो गए, आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है। अब मैं रात को 12 बजे आपको फोन करता हूं कि मेरे को पासपोर्ट चाहिए। आप कहते हो भाई रात के 12 बज रहे हैं, मेरा ऑफिस तो बंद है, मैं इस तरह तेरे को कहाँ से पासपोर्ट? वो कहेगा नहीं जी, मेरी तो सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, मुझे पासपोर्ट चाहिए। आप कहोगे आज तक तो तेरा वीजा नहीं लग रहा था, अब तू कह रहा है मेरी फ्लाइट। तो कहता है भाई मेरे को तो मॉरिशस जाना है, मैं जा रहा हूँ मॉरिशस, मेरी 4 बजे की फ्लाइट है, मुझे वीजा दो, पासपोर्ट दो। आप उसे मना नहीं कर पाओगे, आपको उसको पासपोर्ट देना पड़ेगा। और अगर आप उसको मना करते हो और वो पुलिस कंप्लेन करता है तो पुलिस आपको बोल सकती है ऑफिस खोल के उसका पासपोर्ट दीजिए, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है ये, आप उसको रख नहीं सकते अपने पास, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। कई बार क्लाइंट आपका खराब भी हो जाता है, तो अगर आपका क्लाइंट खराब हो रहा है तो इस चीज को वो मिस यूज कर सकता है। इसीलिए जब आप किसी का पासपोर्ट रख रहे हो तो आपने उससे अथॉरिटी लेटर लेना है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि वो आपको ऑथोराइज कर रहा है पासपोर्ट रखने के लिए, और आप इस पासपोर्ट को यूज करोगे उसी का वीजा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। एंड यू आर ऑपरेशनल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, आपके जो वर्किंग टाइम है वो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। किसी भी इमरजेंसी के केस में अगर आपको पासपोर्ट वापस चाहिए होगा तो कम से कम 48 घंटे का वेट करना ही पड़ेगा। ये लेटर आप साइन करवा लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर चाहे वो पुलिस में जाए चाहे जहां पर भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आपको पुलिस भी फोर्स नहीं कर सकती है किसी भी चीज के लिए, प्रॉपरली आपका काम ठीक होना चाहिए। अब आप में से कई ये सोच रहे होंगे कि अगर हम क्लाइंट को कोई पेपर साइन करने के लिए कहते हैं तो वो उल्टा क्लाइंट ही भाग जाता है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, अगर वो क्लाइंट भाग रहा है, वो पेपर साइन नहीं कर रहा, तो वो आपको आईना दिखा रहा है कि भाई मेरे को तेरे पर कोई विश्वास नहीं है, तू मुझसे कोई भी साइन करवाएगा मैं नहीं करूँ, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी बात की चिंता करो और बिना कोई प्रोसेस फॉलो करे काम करते रहो, फिर आप इस काम को कभी स्केल नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप हैंडल करोगे, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज को आप एक प्रोसेस कभी दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आप इसका प्रोसेस नहीं दे पाओगे। तो हर समय आपका ऑफिस में होना, आपका चेहरा होना बड़ा जरूरी है, जबकि इस चीज से बचना होता है। एक कॉर्पोरेट, सैमसंग का आप टेलीविजन खरीदते हो, एप्पल का आप फोन खरीदते हो, ठीक है। आप में से कितनों ने उनके सीईओ की शक्ल देखी है? सोचिए आप, ठीक है। कितने ऐसे ब्रांड हैं कि आप सैमसंग के सीईओ को पहचान लोगे, या आप सैमसंग का टेलीविजन लेने के लिए जाओगे तो आप कहोगे पहले सीईओ साहब तो दिखाओ कहाँ बैठे, नहीं है ना ऐसा। तो आपको इस बात को समझना है कि आपने इस चीज से बचना है, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, ठीक है।
इन चीजों को अगर आप करते हो तो आपका क्लाइंट प्रोफाइल भी होता है। जहां आपका क्लाइंट एक आपको डॉक्यूमेंट लिख कर नहीं दे रहा है, ठीक है, अथॉरिटी लेटर नहीं दे रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि वो क्लाइंट कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसको हैंडल करते हो या नहीं करना। आप उसको फिर भी हैंडल करना चाहते हो, जरूर करो, वो आपका डिसीजन होगा, आपकी लोकेशन और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह से भी काम करने वाले लोग हैं कि भाई पासपोर्ट रख जाओ, ठीक है, जब हम फोन करेंगे तब एयरपोर्ट चले जाओ, ठीक है। फिर अगर वो क्लाइंट एक हफ्ते के बाद आता है, कहता है जी आपका फोन नहीं आया, तो कहते हैं वो पासपोर्ट पड़ा है, उठाकर ले जा। ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है। वो लोग कोई कागज नहीं साइन करवा रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, और वीजा भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहे। आप इस बात को भी समझो, जब आप क्लाइंट को प्रोफाइल कर रहे हो तो जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले एक डाई बनाते हैं, ठीक है। अब डाई का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जब मोबाइल का कवर खरीदने के लिए जाते हो तो वो सारे रंग बिरंगे बड़े सारे आपको कवर मिलते हैं, जैसे कि ये एक मोबाइल का कवर, ठीक है। इस कवर को बनाने के लिए पहले डाई बनी, राइट। अब जो डाई बनी है, अगर उसी डाई के अंदर ये 10 लाख कवर बना लें तो इनका प्रॉफिट कहीं ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर फिर ये 2 दिन के बाद डाई चेंज करें क्योंकि अब कोई और अपना मोबाइल लेकर आ गया, उसके लिए कवर बना, तो आपके लिए ये सेगमेंटाइजेशन करना बड़ा जरूरी है कि आप किस तरह के क्लाइंट के साथ डील करना चाहते हो। फिर जो आप कवरिंग लेटर का प्रोसेस फाइनल कर लोगे, ठीक है, उसमें बहुत थोड़े चेंजेस करने होंगे। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट का आप कर लोगे उनके अंदर थोड़े चेंजेस करने होंगे, और आपका काम मल्टीप्लाई हो पाएगा, उसको टाइम देने की आपको कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब बातों को हमने समझना है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज की क्लास कंक्लूड करता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा, नया बैच है, ठीक है, तो ये हर मंडे वेनसडे फ्राइडे शाम को 7 बजे क्लास है, ठीक है। आज तो 1 घंटा ही हमने क्लास ली है, पर आगे अभी क्योंकि अभी 8 बजे शैनेगन का बैच चल रहा है तो इसलिए मैं इसको लंबा नहीं कर रहा। तो शैनेगन का बैच आज शायद खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है कि आगे इस क्लास का टाइम या तो मैं 8 बजे कर दूं या फिर 7 बजे शुरू होने के बाद भी हो सकता है क्लास कई बार 9 बजे खत्म हो, ठीक है। आप लोगों को ड्रिंक करना अलाउड है, ड्रिंक मतलब लिक्विड लेना अलाउड है जब आप क्लास ले रहे हैं। कोशिश करें कि स्टेबली आप बैठें, और अगर आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, तो इससे बेटर होगा कि आप क्लास ना लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपना चेहरा दिखा के प्रेजेंट लगा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फ्राइडे को मिलेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास को एंड कर रहा हूँ, और जिन्हों की भी शैनेगन की क्लास है दोबारा से वो ज्वाइन कर लें। थैंक यू।